नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 4। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पिछले वीडियो में हमने बात की यूरोपीय संघ की और हमने बात की आसियान के। काफी बड़े टॉपिक थे, वीडियो भी काफी लंबा था, लेकिन आपने जाना होगा कि किस प्रकार से 1991 के बाद यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में आसियान और यूरोपीय संघ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन के उभरे। आज हम बात करेंगे चीन के बारे में, जापान के बारे में और दक्षिण कोरिया के बारे में। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें हम आज मुख्यतः जिन टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, भारत चीन के बीच में संबंध और जापान और दक्षिणी कोरिया किस प्रकार से विश्व के परिदृश्य में अमेरिका को ललकार रहे हैं, अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। आइए जल्दी इसमें प्रवेश करते हैं और आज के वीडियो में आपका अध्याय 4 पूरा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आप सब लोग हम सब लोग जानते हैं और आप इस बात से परिचित भी है कि वर्तमान में चीन एक बड़ी ताकत के रूप में काम कर रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से उत्थान हुआ है, इसकी यदि हम लोग बातचीत करें तो 1978 में डेंग सियाओपांग ने जिस प्रकार से ओपन डोर की नीति अपनाई, उस ओपन डोर की नीति के बाद में जिस गति से चीन विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2040 तक चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा और विश्व का सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन के उभरेगा। तो जिस तरीके से चीन जिस तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा जाता है कि चीन एशिया में एशियाई देशों के विकास के इंजन के रूप में काम कर रहा है। एशिया में और पूरे विश्व में चीन की बढ़ती हुई इस उपस्थिति का मुख्य कारण है चीन की अवस्थिति, चीन का भौगोलिक स्थिति और साथ साथ चीन के अंदर जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उसका जो राजनीतिक प्रभाव है, उसका जो भूभाग है, उसकी जो क्षेत्रीय अवस्थिति है, ये सारी चीजें मिलकर चीन को एक विशेष बनाने का काम कर रही है। तेज गति के साथ में ये जो विकास चीन का हो रहा है, इस विकास में आर्थिक विकास साथ में जुड़ जाता है तो चीन एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसको हम लिख लेते हैं, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, अर्थव्यवस्था का उत्थान, ये आज का टॉपिक है पहला बड़ा प्रश्न। चूंकि इस पार्ट में से बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार आना चाहिए, इसका मतलब है कि एक प्रश्न आएगा और वो एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों को बात करनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पहला पॉइंट होगा 1978 में ओपन डोर। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। ओपन डोर की जो नीति अपनाई गई, जिसे हम कह सकते हैं कि जो 1978 में जो आर्थिक विकास जो हो रहा है, खुले द्वार की जो नीति अपनाई है डेंग सियाओपांग ने, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन के उभरेगा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन के उभरेगा। और चीन की ये जो आर्थिक ताकत जो तेज गति से बढ़ रही है, चीन की जो हैसियत बढ़ रही है, इसकी वजह से चीन एशिया में इंजन के रूप में काम कर रहा है। और जो चीन की जो विशाल आबादी है, जो भूभाग है, जो इसके संसाधन है, जो इसकी क्षेत्रीय अवस्थिति है और जो राजनीतिक प्रभाव है, ये सारी चीजें आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव में तेज गति से क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से चीन एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, ठीक से ध्यान रखना, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जो वहां पर जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, जो साम्यवादी क्रांति हुई। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में। और उसके बाद में चीन में जो जनवादी गणराज्य जो स्थापित हुआ, उसके बाद से चीन तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन ने जो विकास का जो मॉडल अपनाया, वो मॉडल कौन सा था? सोवियत मॉडल था। कौन सा मॉडल था? सोवियत मॉडल था। इस बात का ध्यान रखना। चीन ने प्रारंभ में सोवियत मॉडल अपनाया था और सोवियत मॉडल के माध्यम से विकास करने की कोशिश की। अब जब सोवियत मॉडल अपना लिया तो चीन ने पूंजीवादी देशों से अपने रिश्ते क्या कर दिए? खत्म कर दिए थे। अमेरिका के साथ विशेष रूप से उसने अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर पश्चिमी यूरोप के देशों से जब नाते समाप्त कर दिए तो अपने देश के जो आर्थिक संसाधन थे उसी से विकास करने की चीन ने कोशिश की। हालांकि प्रारंभिक समय में सोवियत संघ ने चीन को कुछ मदद अवश्य की। चीन ने खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों की स्थापना की और धीरे धीरे चीन के उद्योग काफी तेज गति से समृद्ध होते गए। विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों को खरीदने की चीन के पास में विदेशी मुद्रा थी नहीं, इसलिए घरेलू तकनीक के माध्यम से ही चीन ने अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, यानी कि एक तेज गति से एक बड़ा जो है औद्योगिक देश बनने की कगार पर आ गया। सोवियत मॉडल की तरह चीन के नागरिकों की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर हो रही थी। हम कह सकते हैं कि छोटी से बड़ी चीज चीन में उपलब्ध हो रही थी और लोक कल्याणकारी राज्य की भांति चीन जो है अपने देश के नागरिकों को सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रहा था। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी प्रकार की, यानी कि सोवियत मॉडल जो हमने रूस में देखा था वही सेम स्थिति थी। शिक्षा स्वास्थ्य सहित जन कल्याणकारी योजनाओं से अपने देश के नागरिकों को चीन क्या कर रहा था? लाभान्वित कर रहा था। यानी कि सोवियत संघ में भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद में जो तेज गति से वहां विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार का विकास कहां पर हुआ था? चीन में भी हुआ था। तो दोनों की परिस्थितियां प्रारंभिक समय में एक जैसी थी। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का विकास किया, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हो रही थी। लेकिन दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि चीन में जो विकास दर थी 5 से 6%, जो 5-6% जो विकास दर थी, 5-6% विकास दर होने के बावजूद भी तेज गति से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, चीन में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, इस बढ़ती हुई 2-3% की जनसंख्या वृद्धि के कारण पूरी आबादी चीन के आर्थिक विकास से लाभान्वित नहीं हो रही थी। यानी कि चीन के ऊपर का जो वर्ग था, धनाढ्य जो वर्ग था, वही इस तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास से लाभान्वित हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या थे? बेरोजगार थे और गरीबी का जीवन जी रहे थे। और साथ ही साथ में जो राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था थी, इससे जो है आर्थिक संकट आने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ा और आर्थिक संकट की स्थिति हुई। हम ये कह सकते हैं कि 1970 तक आते आते, 1970 तक आते आते चीन की अर्थव्यवस्था की भी वही स्थिति हुई जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की हुई थी। लेकिन चीनी नेतृत्व समय पर जग गया और चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के जो कदम चीनी नेतृत्व ने उठाए, उसी के परिणाम स्वरूप चीनी अर्थव्यवस्था का तेज गति से क्या हुआ? उत्थान हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो प्रश्न आप लोगों के रहेगा, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण वो कौन से कारण थे, या चीनी नेतृत्व के द्वारा वो कौन से नीतिगत निर्णय लिए गए थे जिसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा चीनी अर्थव्यवस्था में से, कि चीनी नेतृत्व ने वो कौन से नीतिगत निर्णय लिए जिसकी वजह से चीन का तेज गति से आर्थिक विकास हुआ। सबसे पहले 1970 में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करके चीन ने अपना आर्थिक एकांतवास क्या किया? दूर किया। 1972 में चाउ एन लाई ने अमेरिका से संबंध बनाए और जो है राजनीतिक एकांतवास को क्या किया? समाप्त किया। 1970 में तो नीतिगत निर्णय लिए और पहला निर्णय था 1972 में चाउ एन लाई ने अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध बनाकर आर्थिक एकांतवास या राजनीतिक एकांतवास को क्या किया? दूर किया। नंबर 2, 1973 में डेंग शाओपांग ने चार प्रकार के जो है
चार प्रकार के चाउ एंड लाइन है। एक मिनट, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं संशोधन कर रहा हूं। सबसे पहले वापस सुनिए। 1970 में चीनी नेतृत्व ने कुछ नीतिगत निर्णय लिए। 1970 के दशक में सबसे पहले 1972 में अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध बनाकर अपना एकांतवास समाप्त किया। 1972 में चाउ एंड लाई ने जो है अमेरिका के साथ में 1973 में चाउ एंड लाई ने चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे 1973 में चाउ एंड लाई ने। संशोधन बता रहा हूं, थोड़ी सी त्रुटि होगी, ठीक कर ले आप लोग। 1978 में देंग सियाओपांग ने ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर की नीति का यहां पर मतलब है कि खुले द्वार की नीति उन्होंने अपनाई और उससे तेज गति से चीन का आर्थिक विकास हुआ। 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया और 1998 में उद्योगों का क्या किया गया था, निजीकरण किया गया था। एक एक पॉइंट को लिख दें ताकि कंफ्यूज आप लोगों का दूर हो जाएगा। सबसे पहले 1970 में चीनी नेतृत्व ने कुछ नीतिगत निर्णय लिए। नंबर 2, 1972 में अमेरिका के साथ में जो है संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास समाप्त किया, क्योंकि इससे पहले सोवियत मॉडल अपनाया था और अमेरिका के साथ किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं थे, केवल सोवियत देशों के साथ जुड़कर रहता। नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है। 1973 में चाउ एंड लाई ने चीनी शासक चाउ एंड लाई ने कृषि, उद्योग, सेना व संचार प्रौद्योगिकी में तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे। आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे। और सबसे महत्वपूर्ण नंबर 4, 1978 में देंग सियाओपेंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर यानी कि खुले द्वार की नीति अपनाई गई और इससे जो है बाजार मुल्क जो अर्थव्यवस्था अपनाई, जिससे तेज गति से उत्पादन में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वापस देख लीजिए। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व ने कुछ नीतिगत निर्णय लिए। 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास को समाप्त किया। 1973 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। 1973 में चाउ एंड लाई ने कृषि, उद्योग, सेना व विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। और वेरी इंपॉर्टेंट है, 1978 में देंग सियाओपेंग ने ओपन डोर की नीतियां लाई, खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट नंबर 5, 1982 में कृषि और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। तो ये जो निजीकरण किया गया, जिसके चलते भी जो है चीन के आर्थिक विकास में 4 चांद लगे या चीन के आर्थिक विकास को काफी यहां पर फायदा मिलाता है निजीकरण। नंबर 6, चीन में आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि का जो निजीकरण किया, उसके कारण कृषि उत्पादों में तेज गति से विकास हुआ। एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर इसके परिणाम देखते हैं। चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं सेज। क्या कहते हैं? सेज, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करने का यहां पर तात्पर्य है
कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से जो अवरोध थे, व्यापार संबंधी जो अवरोध थे, उनको समाप्त किया। व्यापार संबंधी अवरोध समाप्त किए, व्यापार संबंधी अवरोध समाप्त किए। यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से जो व्यापार संबंधी जो अवरोध थे, उन अवरोधों को समाप्त किया ताकि विदेशी कंपनियां वहां पर अपना निवेश कर सके। और सबसे बड़ा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक नंबर का यदि पूछा जाता है, वर्ष 2001 में चीन WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। एक नंबर का अच्छा प्रश्न। ये चीनी नेतृत्व के द्वारा लिए गए वो निर्णय थे जिसकी वजह से चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। कितने पॉइंट लिखे? 7 पॉइंट आप लोगों को नोट करके रखने, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए। अब इसके परिणाम क्या हुए? चीनी नेतृत्व के द्वारा 1970 के दशक के बाद में जो निर्णय लिए गए, जो उनके द्वारा डिसीजन लिए गए, उन निर्णय का परिणाम क्या हुआ, वो परिणाम का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, उद्योगों के क्षेत्र में विकास हुआ, ग्रामीण उद्योग बहुत तेज गति से आगे बढ़े और सेज का निर्माण करने से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। विदेशी निवेश में वृद्धि होने से चीन को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और जब विदेशी मुद्रा चीन को प्राप्त हुई तो चीन आज दुनिया में खुद निवेश कर रहा है और वर्तमान में चीन विदेशी निवेश का सबसे आकर्षक देश बन के उभरा है। तो ये इसके क्या हुए? बेनिफिट हुए। तो परिणाम में हम कह सकते हैं कि परिणाम में हम लोग कह सकते हैं कि तेज गति से चीन ने जो है आर्थिक विकास किया। आर्थिक विकास ये वाले हैं इसके पॉइंट। सबसे पहले चीन की अर्थव्यवस्था जड़ता से उभरी, कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, निजी बचत का परिणाम बढ़ा, इससे जो है ग्रामीण उद्योगों की तादाद बढ़ी, उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून के तहत जो सेज विशेष आर्थिक क्षेत्रों का जो निर्माण किया गया, इससे विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे बड़ा आकर्षक देश बन के उभरा और अब चीन के पास में विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत बड़ा हो गया, जिसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में क्या हो गया? शामिल हो गया। ये 7 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो मैंने यहां लिखे, यहां जगह नहीं है, यहां हम दूसरी बात करेंगे। तो वो थे आपके परिणाम। अब हम बात कर रहे हैं चुनौतियां। चीनी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। चीनी अर्थव्यवस्था का तेज गति से विकास होने के बावजूद भी चीन के सामने बहुत सी क्या है? चुनौतियां। सबसे पहले बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 या हम कह सकते हैं कि जो है 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में, रोजगार की तलाश में। इसके अलावा तीसरा, भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा। नंबर 4, गांव व शहर के बीच में अंतर बढ़ा है। अंतर बढ़ा है मतलब गांवों का विकास नहीं हुआ और शहरों का विकास हो गया। अमीर और अधिक अमीर हो गए और गरीब और अधिक क्या हो गए? गरीब हो गए। तो कुल मिलाकर ये 4 चीनी अर्थव्यवस्था के सामने क्या है? चुनौतियां हैं। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गांव और शहर के बीच में अंतर बढ़ चुका है। तो ये कुल मिलाकर हमने किसके बारे में बातचीत की? चीन के बारे में बातचीत की। और भी कुछ दिक्कतें चीन के सामने हो सकती है, जिसमें देखिए कि चीन और ताइवान के बीच में जो मतभेद है, यह खत्म होना बहुत जरूरी है। चीन व ताइवान के बीच में जो मतभेद है, वो यदि समाप्त हो जाए तो चीन को काफी इससे बेनिफिट मिलेगा। 1997 में जब पूर्वी एशियाई देशों के में जो आर्थिक संकट आया था, इस आर्थिक संकट में चीन ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक संकट में चीन ने सभी का सहयोग किया। तो ये छोटे छोटे कुछ एक दो एक बातें हो सकती है।
तो ये सारी बातें किसके संदर्भ में हुई? दो प्रश्न यहां से मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद में जो मैंने आपके पॉइंट लिखे हैं यहां पर पैनल पे, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके परिणाम क्या हुए। दो बातें आप लोगों को महत्वपूर्ण याद रखनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहां से यही है कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान में किस प्रकार के निर्णय लिए गए जिसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। अब हम बात कर रहे हैं चीन के साथ भारत के संबंध, यानी कि भारत चीन संबंध। स्वतंत्र भारत में जो राजनीति वाली किताब थी, उस किताब में हमने चौथा अध्याय पढ़ा था भारत के विदेश संबंध। उसमें हमने डिटेल में भारत और चीन के बीच में संबंधों के बारे में चर्चा की थी। आप सब लोग जानते हैं कि 1949 में चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। साम्राज्यवादी ताकतों के उदय से पहले चीन और भारत दोनों एशिया की बड़ी ताकत थी। साम्राज्यवादी ताकतों के उदय से पहले भारत और चीन आपस में कभी टकराए भी नहीं, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ और चीन में भी जनवादी क्रांति हुई, दोनों देशों के शासकों ने ऐसा समझा कि दोनों देश एशिया के विकास में पहिए का कार्य करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। आप ये भी जानते हैं 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील का समझौता हुआ। आप ये भी जानते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए। लेकिन 1962 में तिब्बत मुद्दे के कारण, सीमा विवाद के कारण, अक्षय चीन का जो क्षेत्र है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहकर जो है चीन अपनी सीमा क्षेत्र में बताने की जब कोशिश की, ऐसी परिस्थितियों में 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो दोनों देशों के बीच में 1976 तक सभी प्रकार के संवाद खत्म हो गए। 1981 में वापस दोनों देशों के बीच में संवाद प्रारंभ हुए और 1988 में राजीव गांधी पहली बार जो है 1962 के बाद में चीन की यात्रा पर गए एज ए प्रधानमंत्री। हालांकि 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर जरूर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी 1988 में चीन के दौरे पर गए। उसके बाद में भारत और चीन के बीच में आर्थिक मुद्दों पर काफी समझौते भी हुए हैं और दोनों देशों के संबंध में सुधारने के लिए काफी प्रयास भी हुए हैं। तो कुछ एक महत्वपूर्ण बातें यदि हम करें तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन अपने आसपास के इलाकों पर काफी प्रभाव था, आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर चलते थे। चीनी राजवंशों ने लंबे समय तक मंगोलिया, किस पर? मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, हिंद चीन और तिब्बत। ताइवान यहां पर नहीं है। यानी कि चीन ने मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन और तिब्बत पर यह जो क्षेत्र है वो चीन की क्या मानते थे? अधीनता मानते थे। लेकिन भारत और चीन आपस में कभी भी टकराए नहीं, अधीनता स्वीकार करते थे। इनकी चीन का काफी प्रभुत्व रहा, लेकिन भारत और चीन आपस में कभी टकराए नहीं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में कभी किसी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध रहे नहीं। दोनों देश एक दूसरे से परिचित हुए नहीं और बाद में जब दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में आए तो दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध रहे। हालांकि आपके इस किताब में नहीं दे रखा है, पंचशील का समझौता भी हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी दिए थे। लेकिन सीमा विवाद के चलते दोनों देशों के बीच में जो है तिब्बत मुद्दे के कारण क्योंकि 1959 में 1959 में भारत ने जब दलाई लामा को शरण दे दी, दलाई लामा को जब शरण दी तो ऐसी स्थिति में चीन ने भारत के प्रति अपने रुख को बदल दिया। चीन का मानना था कि चीन के दुश्मनों को भारत शरण दे रहा है। इसके अलावा सीमा विवाद दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चल ही रहा था। नंबर 3, यदि हम बातचीत करें तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, उसे चीन ने कई दफा अपने मानचित्र में दर्शाया, इसे नेफा कहा जाता है। और जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख का जो अक्षय चीन का जो क्षेत्र है, अक्षय चीन,
उसे जो है चीन अपना हिस्सा बताता है। इन मुद्दों को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। चीन ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। ये 4 फैक्ट भी आप लोगों को याद रखने। उसके बाद यदि बात करें तो 1976 तक दोनों देशों के बीच किसी प्रकार के संवाद खत्म हो गए और 1981 में सबसे पहले वापस वार्ताएं क्या हुई, प्रारंभ हुई। उसके बाद यदि हम बात करें तो सीमा विवाद को 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वापस वार्ताएं प्रारंभ हुई थी। दिसंबर 1981 में पूछ ही ले आप लोगों से प्रश्न, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम राजीव गांधी चीनी यात्रा पर गए। ये चीनी यात्रा पर गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, चीनी यात्रा पर गए। इससे पहले जनता पार्टी की जब सरकार थी तब विदेश मंत्री बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी 1978 में चीन की यात्रा पर गए, लेकिन आपकी किताब में यहां पर देने रखा है। जब राजीव गांधी 1988 में चीन की यात्रा पर गए तो दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित होने और सीमा विवाद के दूर होने की संभावनाएं बढ़ी। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच में संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ी जब राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए। इसके अलावा व्यापार में सहयोग करने के लिए 4 पोस्ट भी खोली गई। 1999 से भारत और चीन के बीच में व्यापार का 30% सालाना बढ़ रहा है। चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। भारत और चीन के बीच में 1992 में 33 करोड़ 80 लाख का द्विपक्षीय जो है समझौता भी हुआ है। 2017 में बढ़कर ये 84 अरब डॉलर हो चुका है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापार किस गति से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने ऐसे मसलों पर सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिससे दोनों के बीच में मतभेद क्या हो सके, समाप्त हो सके। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला हो, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है उन मामलों में भी दोनों देशों में सहयोग लगातार बढ़ा है। हालांकि 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए तब कुछ लोगों ने कहा कि चीन से खतरे के मद्देनजर यह उचित है, क्योंकि चीन के पास पहले से परमाणु हथियार थे, तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया वो बिल्कुल ठीक किया 1998 में। हालांकि पहला परमाणु परीक्षण हमने कब किया, 1974 में किया था। लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच में संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन को मददगार माना जाता है। पाकिस्तान ने जो चंगाई की पहाड़ी पर 1998 में जो चंगाई की पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया, ऐसा माना जाता है कि चीन ने उसमें काफी सहयोग किया है। पर इनमें से कोई भी मुद्दा दोनों देशों में टकराव का कारण नहीं बन रहा है। हालांकि सीमा विवाद के कारण लगातार दोनों देशों के बीच में मतभेद जारी है, लेकिन आशा करते हैं कि दोनों देश बातचीत के माध्यम से जो विवादित मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध होंगे। दिल्ली और बीजिंग दोनों में, इनकी दोनों राजधानियों में आपस में लोगों का आना जाना रहता है, नेताओं का आना जाना रहता है। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक हित दोनों के एक जैसे हैं। वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच में ज्यादा सकारात्मक संबंध स्थापित होने की कोशिश हो रही है। तो ये कुछ एक हमने तथ्यों की बात की कि भारत चीन के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। तो भारत चीन संबंध में ये 4-5 तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं। कब युद्ध हुआ, कब तक दोनों के बीच में संघर्ष जो है बातचीत नहीं हुई, कौन प्रधानमंत्री थे जो चीनी दौरे पर गए और उसके बाद में किन किन मुद्दों को लेकर समझौते हुए। चलिए अंत में हम बात कर रहे हैं जापान की। प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है, चूंकि इस अध्याय में से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में किस प्रकार से अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहा है, कथन की पुष्टि कीजिए। या जापान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उसकी अहमियत या उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो आपने सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा जैसे ब्रांड के नाम सुने होंगे। ये सब कहां के हैं, मेड इन जापान है। कच्चे माल का चीन आयात करता है और उसके बाद में, क्योंकि कच्चा माल चीन के पास में बहुत कम है, तो उससे चीन जो है कच्चे माल का जापान आयात करता है और उसके बाद में बना बनाया माल विदेशों में बेचता है। 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का चीन सदस्य बना। 1964 में, इससे आप पता लगा सकते हैं कि
सॉरी, फिर से चीन आ रहा है क्योंकि लगातार चीन को पढ़ते हैं। तो जापान जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य बना 1964 में। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 का जो 7 विकसित देशों का जो समूह है, एशिया का एकमात्र देश जापान उसका सदस्य है। आबादी के हिसाब से जापान 11वां स्थान रखता है। परमाणु विभीषिका झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश है। यूएनओ को बजट में 10% योगदान देता है और सबसे अधिक योगदान देने वाला दूसरा देश है जापान। 1951 के बाद में अमेरिका के साथ में जो है सैन्य, यानी कि हम कह सकते हैं गठबंधन कर रखा है, सुरक्षा गठबंधन कर रखा है ताकि युद्ध की आवश्यकता नहीं हो। जापान का जो सैन्य व्यय है वो सकल घरेलू उत्पादन का केवल 1% है। उसके बाद भी विश्व में सैन्य व्यय करने वाला जापान 7वां देश है। यूएनओ के बजट में 10% योगदान देता है और जितने भी लोग यूएनओ के बजट में योगदान देता है उसमें दूसरा स्थान है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में जो बातें लिखी गई है, इसके कारण जापान के संविधान को हम शांति का संविधान कहते हैं। हमेशा हमेशा के लिए युद्ध नीति का जापान ने क्या किया है, त्याग किया है। और उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है जापान ने जो परमाणु विभीषिका को सहन किया। तो जापान के आर्थिक उत्थान को हम कुछ पॉइंटों में स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसलिए मुझे लगता है सारे पॉइंट लिख देने चाहिए। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, माज्दा, होंडा, टोयोटा, ये जापान के ब्रांड है सारे। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, माज्दा, होंडा और टोयोटा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का अभाव होने के कारण, कच्चा माल आयात करता है और उसके बाद में कच्चे माल का आयात करता है और उसके बाद में विश्व के अन्य देशों में जो है उस माल का निर्यात करके तेज गति से इसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। बहुत अच्छा पॉइंट है। 1964 में आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का सदस्य बना। एक नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि 1964 में आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का सदस्य बना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का सदस्य कब बना। चौथा, वर्ष 2017 में जापान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। तीसरा स्थान कौन सा स्थान रखता है? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था हमने बात कर ली है। इसके बाद में G7 का एशिया का एकमात्र देश जो इसका सदस्य है, एकमात्र देश सदस्य, यानी कि विश्व के 7 विकसित देशों का जो संगठन है उस 7 विकसित देशों का जापान सदस्य है और ये एशिया का एकमात्र देश है। आबादी के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से विश्व में इसका कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं जापान से। अगले पॉइंट की हम बात करें तो परमाणु विभीषिका झेलने वाला, ये कौन सा पॉइंट होगा? परमाणु विभीषिका झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश। परमाणु विभीषिका झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश। आप लोगों को पुनः याद दिला देता हूं, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बमों का प्रयोग किया था।
लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। तो परमाणु विभीषिका झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश है। यूएनओ के बजट में 10% योगदान देता है। कितने प्रतिशत? 10% योगदान। और यूएनओ में योगदान देने वाला यह दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, यानी कि अमेरिका के बाद सबसे अधिक यूएनओ के बजट में योगदान देने वाला देश कौन सा है? जापान है। इसके अलावा 1951 से अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन कर रखा है। सुरक्षा गठबंधन कर रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में युद्ध नीति का त्याग किया गया है। और जापान की कोई विशेष स्थायी सेना नहीं है। युद्ध नीति का हमेशा के लिए त्याग किया, इसलिए जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। शांति का संविधान कहा जाता है। जापान जो है अपने सकल घरेलू उत्पादन का सैन्य व्यय जो है केवल और केवल 1% करता है। 1% सकल घरेलू उत्पादन का। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। कितना कम सैन्य व्यय होने के बाद में भी विश्व का 7वें नंबर का देश है जो इनकी सैन्य व्यय कर रहा है। यह पॉइंट वापस जरा आप लोग देखें। प्रश्न यदि आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जापान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान एक प्रभावकारी देश है, कथन की पुष्टि कीजिए। तब आपको इस प्रकार से उत्तर देने हैं कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, माज्दा, होंडा और टोयोटा जैसे जो है ब्रांड जो है जापान के हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में जापान कच्चा माल विश्व से आयात करता है और उसके बावजूद भी तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य बना। महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है। G7 का एकमात्र एशिया का सदस्य देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका 11वां स्थान है और परमाणु विभीषिका झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश है। यूएनओ के बजट में 10% योगदान देता है, अमेरिका के बाद में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 में अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन किया। और बहुत महत्वपूर्ण है, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में हमेशा के लिए युद्ध नीति का त्याग किया गया है। जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। वो अपने सकल घरेलू उत्पादन का मात्र 1% सैन्य व्यय करता है। उसके बावजूद भी विश्व में 7वां सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाला देश में इसका 7वां नंबर आता है। तो ये था जापान के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। और आइए हम सबसे लास्ट में जो है बात करते हैं किसके बारे में? दक्षिणी कोरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? दक्षिणी कोरिया के बारे में। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में दक्षिण कोरिया। दूसरा पार्ट आपके पूरा, ये चौथा पार्ट आपके पूरा होने वाला है। दक्षिणी कोरिया लास्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया की यदि हम बातचीत करें तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में शीत युद्ध के दौरान लंबा जो है विवाद रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में, जो कोरिया जो प्रायद्वीप था इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 38वीं समानांतर के माध्यम से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इसके बाद में 1950 से 1953 के बीच में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो विवाद हुआ उसके कारण कोरिया युद्ध हुआ था और ये शीत युद्ध के दौरान एक संकट था। 17 सितंबर 1991 में दोनों कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 1960 से 1980 के दशक में इन 20 वर्षों में दक्षिणी कोरिया ने तेज गति से आर्थिक विकास किया। इसे कहा जाता है हान नदी पर चमत्कार। यानी कि 1960 से 1980 के बीच में जो दक्षिणी कोरिया का जो विकास हुआ, इस दक्षिणी कोरिया के विकास को हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का दक्षिणी कोरिया भी क्या बन गया? सदस्य बन गया। और इसके साथ भी सैन्य खर्च करने वाला ये विश्व का 10वें नंबर का देश है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 2017 में इसका 11वां नंबर लगता है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 में इसका जो है 18वां
रैंक किसको मिली है? HDI के रूप में। सकल घरेलू सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि इसने की है। LG, सैमसंग और हुंडई जैसे ब्रांड किसके हैं? दक्षिणी कोरिया के हैं। आइए एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही 38वीं समानांतर रेखा से इसका विभाजन हुआ। रेखा से विभाजन। नंबर 2, 1950 से 1953 के बीच में कोरिया युद्ध हुआ। कोरिया युद्ध हुआ 17 सितंबर 1991। 17 सितंबर 1991 को दोनों देश यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों देश यूएनओ के सदस्य बने। यह बहुत अच्छा तथ्य है, सदस्य बने। तो ये तो दोनों देशों के बारे में कैसी बातें रही, कॉमन बातें रही। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं दक्षिणी कोरिया की, दक्षिण कोरिया, दक्षिणी कोरिया की बात करते हैं तो 1960 से 1980 के बीच में जो दक्षिणी कोरिया का विकास हुआ, इस विकास को कहा जाता है हान नदी पर चमत्कार। हान नदी पर चमत्कार क्या कहा जाता है? हान नदी पर चमत्कार। यह बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है। 1996 में, 1996 में यह जो है किसका सदस्य बन गया? आर्थिक सहयोग व विकास संगठन। आर्थिक, जिसका 1964 में जापान सदस्य बना। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन इसका सदस्य बन गया। इसके बाद में यदि तीसरे पॉइंट के रूप में बात करें तो इसकी जो अर्थव्यवस्था 11वीं सबसे बड़ी है। 2017 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगले पॉइंट के रूप में यदि हम बात करें तो सैन्य खर्च, सैन्य खर्च विश्व में सैन्य खर्च की दृष्टि से 10वां सबसे बड़ा देश है। इनकी 10वां देश है सैन्य खर्च के मामले में। और मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2016 में मानव विकास रिपोर्ट में जो सूचकांक दिए जाते हैं UNDP के द्वारा, इसमें इसका कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है वर्ष 2016 की मानव विकास रिपोर्ट में। मानव विकास रिपोर्ट 2016 में दक्षिणी कोरिया की जो है 18वीं स्थान है। उच्च मानव विकास के लिए प्रमुख जो कारण है वो है सफल भूमि सुधार हुआ, ग्रामीण विकास हुआ, मानव संसाधनों का विकास हुआ, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि हुई। अन्य कारकों में निर्यात का जो उन्मुखीकरण हुआ, मजबूत पुनर्वितरण की नीतियां अपनाई गई, सार्वजनिक अवसंरचना का विकास और प्रभावी संस्थाएं और शासन के कारण दक्षिणी कोरिया तेज गति से विकास कर रहा है। इसके अलावा दक्षिणी कोरिया की बात करें तो सैमसंग, LG और हुंडई, ये जो ब्रांड है वो किस देश के हैं? दक्षिणी कोरिया के। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी कोरिया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में तेज गति से उभर रहा है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है 38वीं समानांतर रेखा से इनका विभाजन हुआ। 1950 से 1953 के बीच में कोरिया युद्ध हुआ। 17 सितंबर 1991 को दोनों देश यूएनओ के क्या बने? सदस्य बने। ये तो दोनों की कॉमन बात है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1960 से 1980 के दशक में जो विकास हुआ दक्षिणी कोरिया का, उसे कहा जाता है हान नदी पर चमत्कार। 1996 में आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का सदस्य बना। ध्यान रखना 1964 में जापान इसका सदस्य बना था। वर्ष 2017 में 11वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी।
सैन्य खर्च के मामले में 10वां नंबर का देश है। 2016 में मानव विकास रिपोर्ट में 18वां स्थान इसको दिया गया। तो ये था दक्षिणी कोरिया के बारे में। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें इन पाठ में से रहेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण पूछे जा सकते हैं, वो पॉइंट लिखना है। और जापान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में काफी प्रभावकारी कथन की पुष्टि कीजिए। तब 7-8 पॉइंट के माध्यम से आपको जापान की बात बतानी। चौथा अध्याय आप लोगों का पूरा हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो लेकर आएं और जल्दी से जल्दी, यानी कि 5 से 10 मार्च के बीच में 10 मार्च तक जो है आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, ताकि उसके बाद 9 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। लगातार पढ़ते रहिए, सारे पॉइंटों को लिख कर याद कीजिए। मॉडल पेपर भी हल करवाएंगे। आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो देखें, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, ताकि ये पीडीएफ आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।